हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर के सेक्शन ई को। और इस सैम्पल पेपर के इससे पहले के जो सेक्शन थे, मतलब कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इस सैम्पल पेपर के उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सेक्शन ई को। तो सेक्शन ई स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 33 से, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है यह है नेटवर्किंग वाली यूनिट से। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेटाक्यूलस ईडूसब के नाम से एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है इंडिया में अपने कैंपस को सेटअप करने का प्लान कर रही है। कहाँ पे? चेन्नई में, और इसका जो हेड ऑफिस होगा वो दिल्ली में रहेगा। तो इस तरीके से कैंपस को सेटअप करने का प्लान कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि जो चेन्नई वाला कैंपस होगा इसमें जो है 4 मेन बिल्डिंग्स होंगी, जिनका नेम होगा एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मीडिया। इस तरीके से जो है चेन्नई के कैंपस में ये 4 बिल्डिंग्स होंगी जिनके नेम यहाँ पे दे रखे हैं। और साथ ही जो है आपको इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है कि ये जो है आपका हेड ऑफिस है, और चेन्नई वाला जो कैंपस है इसमें जो है इस तरीके से 4 बिल्डिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं। तो नेटवर्किंग वाली यूनिट से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जो है आपको ज्यादातर केसेस में डायग्राम देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए टेबल दे रखी है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि जो ब्लॉक्स हैं, मतलब कि जो ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे दे रखा है मीटर्स में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है डिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एडमिन वाली बिल्डिंग है, मतलब कि जो एडमिन वाला ब्लॉक है, उससे जो है इंजीनियरिंग वाले ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो 55 मीटर है। इसी तरीके से एडमिन से बिजनेस का जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। एडमिन से मीडिया का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। इंजीनियरिंग से बिजनेस का है 55 मीटर, एंड इंजीनियरिंग से मीडिया का है 50 मीटर। बिजनेस से मीडिया का है 45 मीटर्स। और दिल्ली हेड ऑफिस से चेन्नई कैंपस का जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से यहाँ पे 2175 किलोमीटर दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है उनकी भी लिस्ट दे रखी है कि जो एडमिन ब्लॉक है, मतलब जो एडमिन वाली बिल्डिंग है उसमें जो आपके 110 कंप्यूटर हैं, इंजीनियरिंग वाले में 75 हैं, बिजनेस वाले में 40 हैं, मीडिया वाले में 12 है, और दिल्ली जो हेड ऑफिस है उसमें 20 कंप्यूटर्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर्स की भी लिस्ट दे रखी है। तो नेटवर्किंग वाली यूनिट से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। फिर इस इन्फॉर्मेशन पे बेस जो है आपको क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जिनके की आपको आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट टू इफिशिएंटली connect various blocks of buildings within Chennai campus for connecting the digital devices। बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो चेन्नई वाला कैंपस है वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में जो है आपको किस तरीके का कनेक्शन क्रिएट करना है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। मतलब कि ये जो आपकी बिल्डिंग्स दे रखी हैं यहाँ पे चेन्नई वाले कैंपस में, तो इनको आपको कनेक्ट करके दिखाना है कि ये किस तरीके से कनेक्ट होंगी, जिससे कि जो आपको बेटर कनेक्टिविटी मिले। तो बेसिकली आपको जो है इनको कनेक्ट करके दिखाना है कि ये जो है इस तरीके से कनेक्ट होगा, या इस तरीके से कनेक्ट होगा, या डायरेक्टली कनेक्ट होगा, किस तरीके से कनेक्ट होंगे, इस चीज़ को ही आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको जो है यहाँ पर डिस्टेंस को चेक करना होता है, और उसके अलावा जो है आपको सर्वर को चेक करना होता है कि सर्वर आपका कहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो सर्वर वाले ब्लॉक से ही जो हम बाकी ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे, मतलब कि जो सर्वर वाला ब्लॉक होगा वो आपका मेन ब्लॉक रहेगा, उसी से जो हम ज़्यादातर ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे। वहीं से जो आप डिस्टेंस को भी देखेंगे कि डिस्टेंस जो है आपका किस तरीके से कम बैठ सकता है। तो डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना होता है, और साथ साथ आपको सर्वर को देखना होता है कि सर्वर आपका कहाँ पे इंस्टॉल है। तो सर्वर की अगर हम बात करें तो इस केस में आपका होगा एडमिन वाले ब्लॉक में इंस्टॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्वर हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं ऐसे ब्लॉक में जहाँ पे कि नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें तो देखिए एडमिन वाले ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब सर्वर यहीं पे रहेगा। तो इस चीज़ को अगर आप लोगों ने पता कर लिया कि सर्वर कहाँ पे है तो वहीं से आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, सर्वर वाले ब्लॉक से इंजीनियरिंग ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा सर्वर वाले से मीडिया ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे इस तरीके से कनेक्शन? देखिए एडमिन से अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो एडमिन से इंजीनियरिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 55 मीटर है, मतलब कि हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और एडमिन से मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 मीटर है, तो इसको भी हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और एडमिन से बिजनेस की अगर हम बात करें तो एडमिन से बिजनेस का है 90 मीटर, मतलब कि यहाँ पे जो हमें 90 मीटर की केबल लगानी पड़ेगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 90 मीटर की केबल ना लगा करके इसको जो है मीडिया वाले से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन से मीडिया की अगर हम बात करें तो कितना है, 50 मीटर है, मतलब 50 मीटर की केबल
तो यहाँ पे लगी हुई है। और मीडिया से बिजनेस की अगर हम बात करें तो मीडिया से बिजनेस का जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है। मतलब कि यहाँ पे जो हमें सिर्फ और सिर्फ 45 मीटर की केबल लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एडमिन से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो हमें कितने की जरूरत पड़ रही है, 90 मीटर की केबल को लगाना पड़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मीडिया वाले से जो है बिजनेस वाले को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो भी बचेगी और यहाँ से हमें इफिशिएंटली कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये आपका ऑलरेडी एडमिन से कनेक्ट है। इसके अलावा हम बात करें कि इसको इंजीनियरिंग वाले से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंजीनियरिंग और बिजनेस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 55 मीटर है, जबकि बिजनेस और मीडिया के अंदर 45 मीटर है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जबकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इस तरीके से आपको जो है ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि जहां पे भी आपका सर्वर है वहीं से आप कनेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्टली आपका डिस्टेंस कम बैठ रहा है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप देखेंगे कि कहां से सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ रहा है। तो इस केस में जो आपका लेआउट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, इसको कनेक्ट करेंगे फिर इससे इसको कनेक्ट कर देंगे, ये आपका जो है लेआउट रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। एडमिन वाले से डायरेक्टली हमने मीडिया को कनेक्ट कर दिया और मीडिया वाले से बिजनेस को कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा एडमिन वाले से इंजीनियरिंग को कनेक्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है यहाँ पे बोला गया है, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक टू फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि चारों ब्लॉक हैं तो इनके अंदर देखिए कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स हैं, तो इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका यूज होगा इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ये चीज यहाँ पे आपको बतानी है। तो नेटवर्किंग वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हब या फिर स्विच का। तो जो हब होता है वो स्मार्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा स्विच का। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, विच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड द सर्वर एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेन्नई वाले कैंपस में जो आपके ब्लॉक हैं तो इसमें जो आप सर्वर को कहाँ पे लगाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। आप कहाँ लगाएंगे, एडमिन ब्लॉक में जो है सर्वर को लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हम सर्वर को यहीं पर लगाएंगे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें पूछा जाए कि आपको सर्वर कहाँ पे लगाना है, तो बहुत सिंपल सी ट्रैक है, बस आपको ये देख लेना है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर है वहीं पे आपको सर्वर लगा देना है। 1 सेकंड में आंसर टेक कर देना है, जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर है मतलब कि सर्वर वहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिन ब्लॉक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इस चीज को आपको रीजन में लिख देना है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रेफरली यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट दिल्ली विद द कैंपस चेन्नई। मतलब कि दिल्ली वाला हेड ऑफिस है, इसको बेसिकली कनेक्ट करना है चेन्नई वाले कैंपस से। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो आपको कौन सा वायरलेस मीडियम का यूज करना है जो कि फास्ट भी हो और इफेक्टिव भी हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे उस वायरलेस मीडियम का ही नाम लिखना है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे माइक्रोवेव। इसके अलावा यहाँ पे एक रीजन और भी है माइक्रोवेव को यूज करने का, क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं वो आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। मतलब कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको भी ये पार कर जाती हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे माइक्रोवेव को कंसीडर करेंगे, रेडियो वेव को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेडियो वेव होती हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोवेव। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है तो यहाँ पे कहीं पे किसी भी नेटवर्क में कैंपस के किसी भी ब्लॉक में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे किसी भी जगह पे आपको रिपीटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है तो आपको बताना है क्यों, और अगर नहीं है तो आपको बताना है क्यों नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिपीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है वो सारा का सारा क्या है, मीटर्स की फॉर्म में है। मतलब कि कोई भी दो ब्लॉक के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रिपीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपीटर को बेसिकली हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होता है, सिग्नल जो है वो वीक होने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, रिपीटर को यूज करते हैं जिससे कि सिग्नल्स को रीजनरेट किया जा सके। तो यहाँ पे जो है रिपीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप लोग आंसर में देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि कोई भी रिपीटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 70 लिख दिया है, आपको यहाँ पर 90 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो देखिए 90 मीटर दे रखा है। तो आपको जो यहाँ पे 90 मीटर कर देना है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34।
और देखिए जो 34 क्वेश्चन है ये आपका 2 पार्ट में है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पार्ट में बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन R+ एंड W+ फाइल मोड इन पाइथन, मतलब कि R+ और W+ मोड में आपको डिफरेंस बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले R+ मोड की, तो R+ मोड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है रीडिंग का। इस मोड की हेल्प से आप क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं। और जो फाइल पॉइंटर होता है R+ मोड में वो होता है आपका बिगनिंग ऑफ द फाइल, मतलब कि फाइल के स्टार्टिंग में होता है। और इसके अलावा इस मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल अगर आपकी बनी हुई नहीं है तो इस केस में क्या मिलता है, आपको एरर मिलता है। मतलब कि R+ मोड में आपका फाइल का बना हुआ होना जरूरी है। और साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि जो R+ मोड होता है इसमें आप फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें W+ मोड की, तो W+ मोड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो फाइल को राइट करने का होता है। इसके हेल्प से जो आप फाइल को राइट कर सकते हैं। साथ साथ ये जो मोड है वो आपका रीडिंग के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी फाइल बनी हुई नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। मतलब कि इस मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हैं तो अगर आपकी फाइल बनी हुई नहीं है तो उस केस में ये क्या करेगा, न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। इसके अलावा इस मोड में अगर आपकी फाइल बनी हुई है तो उस केस में क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा होगा वो ओवर रिटन हो जाएगा। मतलब कि कोई फाइल आपने इस मोड में ओपन करी है और उस फाइल में जो ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब वहां पे आप न्यू डेटा टाइप करेंगे तो पुराना वाला हट जाएगा, न्यू वाला आपका चला जाएगा। इसी चीज को बोला जाता है ओवर रिटर्न। और W+ मोड में भी जो है आपका फाइल पॉइंटर बिगनिंग ऑफ द फाइल होता है, मतलब कि फाइल के स्टार्टिंग में ही होता है। तो इस तरीके से डिफरेंस हो जाएंगे R+ और W+ मोड में। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे बोला गया है कंसिडर अ फाइल sport.dat, मतलब कि जो स्पोर्ट के नाम से फाइल है, एक ऐसी फाइल है, बाइनरी फाइल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन लगी हुई है .dat, और .dat जो एक्सटेंशन होती है वो बाइनरी फाइल की होती है। ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पोर्ट्स के नाम से ये फाइल है जो कि बाइनरी फाइल है, और इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड का फॉर्मेट दे रखा है, मतलब कि स्ट्रक्चर दे रखा है कि किस स्ट्रक्चर में आपके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है लिस्ट बना दी है, मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो लिस्ट के फॉर्म में है। और लिस्ट में किस तरीके से है, स्पॉट नेम है, टीम नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर है। इस तरीके से वहां पे कुछ लिस्ट की फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा, मतलब कॉपी डेटा के नाम से आपको एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, इस फाइल का जो कंटेंट है वो रीड करेगा। कौन सी फाइल का, स्पोर्ट वाली जो बाइनरी फाइल है इसमें से कंटेंट को रीड करेगा और क्या करेगा, कॉपीज द रिकॉर्ड विद द स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल टू द फाइल basket.dat, मतलब कि स्पोर्ट वाली जो बाइनरी फाइल है इसमें से उन रिकॉर्ड को कॉपी करके इस वाली फाइल में डालेगा। कौन सी वाली फाइल में डालेगा, बास्केट वाली फाइल में राइट करेगा। और कौन से वाले रिकॉर्ड को राइट करेगा, जिनका जो स्पोर्ट नेम है वो बास्केटबॉल है। तो इस तरीके से ये काम करने के लिए आपको ये फंक्शन लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, जो फंक्शन है वो आपका रिटर्न करे कि इसने कितने रिकॉर्ड जो है वहां पे कॉपी किए हैं। मतलब कि जो बास्केट वाली फाइल है इसमें जितने रिकॉर्ड ये कॉपी करेगा तो ये बताए भी कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड वहां पे कॉपी किए गए हैं। इस चीज को करने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल पाए, और इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने आइडियली को ओपन कर रखा है और यहाँ पे जो स्पोर्ट वाली फाइल है इसको मैंने क्रिएट कर लिया है, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि जो फंक्शन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये बोल रहा है कि स्पोर्ट वाली जो फाइल है उसके अंदर डेटा जो है आपका कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि लिस्ट की फॉर्म में है जिसमें कि आपका स्पोर्ट नेम है, टीम नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से 9 लिस्ट पड़ी हुई है इस स्पोर्ट वाली बाइनरी फाइल में जो कि लिस्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पोर्ट का नेम है, टीम का नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है ये जो फाइल है इसमें से आपको क्या करना है, उन रिकॉर्ड को कॉपी करना है जिनका स्पोर्ट नेम क्या है, बास्केटबॉल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बास्केटबॉल है, इसके अलावा यहाँ पे बास्केटबॉल है और यहाँ पे बास्केटबॉल है। तो जिसका भी स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है उन रिकॉर्ड को जो आपको कहाँ कॉपी करना है, इस वाली बाइनरी फाइल में जो है कॉपी करना है जिसका नेम है basket.dat। तो इस फाइल में जो आपके ये 3 रिकॉर्ड कॉपी हो जाएं, तो इस काम को करने के लिए आपको ये फंक्शन लिखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितने रिकॉर्ड है, बस आपको अज्यूम करके जो वहां पे फंक्शन को लिखना है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ फंक्शन को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नेम है कॉपी डेटा, तो हम लिख देंगे डेफ कॉपी डेटा, और डेटा का जो डी है वो कैपिटल रहेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। एक चीज ध्यान रखना,
जैसा फंक्शन का नेम क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है वैसा ही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया है। इसके बाद में इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को, क्योंकि देखिए बाइनरी फाइल पे वर्क करने के लिए हमें जो है पिकल मॉड्यूल की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल को, और इसके बाद में हम इस फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, एक्सपोर्ट वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, जिसका नाम रख दे रहा हूँ फाइल ओबीजे 1, क्योंकि हमें जो है दूसरी वाली फाइल को भी ओपन करना है। तो इसका नाम रख दिया है मैंने फाइल ओबीजे 1। फिर इसके बाद में हम लगाएंगे ओपन फंक्शन को, देन हम लिखेंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम है हमारा spot.dat, ये हमारी फाइल का नेम है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। देखिए फाइल का नेम जैसा दे रखा हो ये भी आपको वैसा ही लिख देना है। इसके बाद में हम इसे ओपन करेंगे किस मोड में, रीडिंग मोड में। हम यहाँ पे लिख देंगे RB, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इस फाइल से रिकॉर्ड को रीड करना है। तो हम यहाँ पे RB लिख देंगे। अब इसके बाद में इस फाइल से जो हम डेटा को एक्सेस करेंगे, एक्सेस करना बोलिए या फिर रीड करना बोलिए, बात एक ही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस फाइल से डेटा को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्राई ब्लॉक को, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लूप। और लूप क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो फाइल है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, मतलब कि फाइल में जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको एक्सेस करके हम चेक करेंगे कि कहाँ पे जो है स्पॉट नेम आपका बास्केटबॉल आ रहा है। तो उन्हीं रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे दूसरी वाली फाइल में। तो इसीलिए यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को लगाना है, जिससे कि जब हमारी फाइल एंड हो तो वहाँ पे एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीके का एक्सेप्शन हैंडलर लगा रहे हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे हम ट्राई लगाएंगे और ट्राई के अंदर हम लगाएंगे लूप। और लूप कौन सा लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। एक तरीके का हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे इनफिनाइट लूप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाइल ट्रू, जिससे कि हमारा इनफिनाइट लूप क्रिएट हो जाए। फिर इसके बाद में इस बॉडी में हम क्या करेंगे, इस फाइल को जो है रीड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक वेरिएबल जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है। फिर हम लिखेंगे पिकल डॉट लोड, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोड मेथड होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाइनरी फाइल से डेटा को लोड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रीड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोड, और लोड मेथड के अंदर हम डाल देंगे फाइल ऑब्जेक्ट को। फाइल ऑब्जेक्ट हमारा किस नाम से है, फाइल ओबीजे 1 के नाम से है। तो हम लिख देंगे फाइल ओबीजे 1। इस तरीके से हम ये काम कर देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ डेटा का जो है आपका 0 इंडेक्स, क्योंकि डेटा के पास क्या आएगी, पूरी एक लिस्ट आएगी। एक बार लूप चलेगा तो पूरी लिस्ट कहाँ पे आ जाएगी, डेटा वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। तो हम बोल रहे हैं उस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे अगर आपका जो स्पॉट नेम है वो क्या हो, बास्केटबॉल हो। यहाँ पे लिख देंगे हम बास्केटबॉल, जैसा वहां पे लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिखना है। बास्केटबॉल अगर आपका है तो क्या करो, ये जो रिकॉर्ड आया है इस डेटा वाले वेरिएबल के पास, इसको राइट कर दो दूसरी वाली फाइल पे। कौन सी फाइल पे, बास्केट वाली फाइल पे। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बास्केट वाली फाइल को ओपन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस फाइल को ओपन भी कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पे फाइल ओबीजे और यहाँ पे कर देते हैं 2, जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं। फिर लिखेंगे ओपन, इसके बाद में देंगे नाम फाइल का, फाइल का नेम है बास्केट, ये लिख देंगे। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे अपेंड मोड में, जिससे कि जो भी रिकॉर्ड हो उसको हम अपेंड कर सकें। तो यहाँ पे कर देंगे AB, इस तरीके से AB मोड लगा देंगे। और उसके बाद में जो हम वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे कि अगर आपका जो है 0 इंडेक्स क्या है, बास्केटबॉल है, तो उस केस में जो डेटा के पास लिस्ट आई है उसको राइट कर दो। कौन सी फाइल पर राइट कर दो, बास्केट वाली फाइल पर राइट कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिकल डॉट डम्प। डंप मेथड होता है पिकल मॉड्यूल में, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली डेटा को डंप करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फाइल को राइट करते हैं। मतलब जो बाइनरी फाइल होती है उसको राइट करने के लिए डंप मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डंप, और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को जिसको कि हमें राइट करना है। तो हमें किसको राइट करना है, हमें करना है इस डेटा वाले वेरिएबल को। मतलब कि डेटा के पास में जो लिस्ट आई है उसको बेसिकली हमें जो है यहाँ पे राइट करना है। तो हम इसका नाम लिख देंगे, हम लिख देंगे डेटा, और उसके बाद में लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दूसरी वाली जो फाइल है इसका फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से है, हमने बनाया है फाइल ओबीजे 2 के नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइल ओबीजे 2, ये हम लिख देंगे। तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन मैच करेगी, मतलब कि जो लिस्ट आई है इसके पास में उसके 0 इंडेक्स पे अगर आपका बास्केटबॉल है, क्योंकि 0 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 0 इंडेक्स पे स्पोर्ट्स नेम है। तो बेसिकली यहाँ पे हम यही चीज चेक कर रहे हैं कि जो लिस्ट आई है उसके 0 इंडेक्स पे अगर बास्केटबॉल है तो ये जो लिस्ट है उसको यहाँ पे राइट कर दो। और कौन सी वाली फाइल पर राइट करना है, इस बास्केट वाली फाइल पर राइट करना है। इसीलिए हमने जो है यहाँ पे इस वाले फाइल के जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको लिख दिया है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा वो बास्केट वाली फाइल पर राइट हो जाएगा। इसके बाद में हम इससे बाहर आएंगे
और बाहर आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक, जिससे कि जब हमारी फाइल एंड हो तो उस केस में हम क्या कर सके, ये जो फाइल है उनको क्लोज कर सके। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फाइल एरर को भी लिख सकते हैं, मतलब कि एंड ऑफ फाइल एरर भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सेप्शन आया तो उस केस में डायरेक्टली क्या हो, फाइल क्लोज हो जाए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट और उसके बाद में दोनों ही फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल obj1 डॉट क्लोज। क्लोज जो मेथड होता है इसके हेल्प से हम फाइल को क्लोज करते हैं और दूसरी वाली फाइल को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। हम लिख देंगे फाइल obj2 डॉट क्लोज। तो इस तरीके से फंक्शन क्या करेगा, जो स्पॉट्स वाली फाइल है इसमें से उन रिकॉर्ड को जो है आपका बास्केट वाली फाइल में कॉपी कर देगा जिनका स्पॉट नेम बास्केटबॉल है। अब देखिए वहां पे फंक्शन में एक चीज और बोली गई थी कि ये आपका फंक्शन जो है ये चीज भी रिटर्न करे कि कितने रिकॉर्ड को जो है इसने राइट करा है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी के नाम से बना लिया और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। और इसके बाद में जब भी ये रिकॉर्ड को राइट करे तो उस केस में क्या हो, जो सी वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। तो हम कर देंगे यहाँ पे सी इक्वल C+1 इस तरीके से लिख देंगे। तो जब भी रिकॉर्ड राइट होगा जो सी की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद में लास्ट में हम फंक्शन से रिटर्न करा देंगे इस सी को। यहाँ पे देखिए फंक्शन के इंडेंटेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, लिख देंगे हम रिटर्न और किसको रिटर्न करेंगे, सी को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फंक्शन काम कर देगा। बस आपको जो है एग्जाम में इतना ही कोड लिख के आना है, यही चीज आपको करने के लिए बोली गई है। अब जो मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं फंक्शन को करता हूँ कॉल कॉपी डेटा। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद में इसका जो रिजल्ट है उसको मैं अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, ए के नाम से वेरिएबल बना लिया है और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, लिख देता हूँ प्रिंट और ए जो है इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। इस तरीके से काम कर दिया है। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर जो कि file2 के नाम से है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पॉट वाली फाइल मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे जो मैं इसको सेव कर देता हूँ बास्केट के नाम से। ये मैंने जो है फाइल सेव कर दी। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे जो एक एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, इक्वल का साइन लगाया। हम क्या करेंगे यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है डबल इक्वल का साइन आएगा। अब जो है इसको कंट्रोल एस से सेव करके दोबारा से रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है, मतलब कि जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कि इसने जो है कितने रिकॉर्ड को वहाँ पे कॉपी करा है। तो वहाँ पे मैंने आपको गिनवाया था कि 3 रिकॉर्ड हैं, तीनों को इसने कॉपी कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उस फाइल को रीड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं उस फाइल को रीड कर लेता हूँ, जो बास्केट वाली फाइल है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोड चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे बास्केट वाली फाइल को आरबी मोड में जो है ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद में जो है सिंपली यहाँ से रीड करके डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ प्रिंट डेटा कर दिया और इस वाले को जो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इस रिटर्न सी को भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इसके अलावा इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए फंक्शन का नाम मैंने कॉपी डेटा रहने दिया है, तो इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज मत होना। बस मैं जो है आपको रीड करके दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर राइट हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और अब जो है मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले एक मिस्टेक और है, इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है फाइल ऑब्जेक्ट1, तो इसको जो हम कर देंगे 2। यहाँ पे मैं 2 कर दे रहा हूँ, ये 2 कर दिया और इसके अलावा जब हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे, क्योंकि जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो है फाइल obj2 के नाम से। तो अब जो है इसको सेव करते हैं। देखिए इसको रन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो तीनों रिकॉर्ड जो है वो कॉपी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है स्पोर्ट नेम सबका बास्केटबॉल आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। एग्जाम में जो है बस आपको इतना आंसर लिख के आना है, ये जो कॉलिंग वाला पार्ट है ये लिख के आपको नहीं आना है। इतना आंसर आप लिखेंगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है चॉइस भी दे रखी थी, तो चलिए चॉइस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो चॉइस वाला क्वेश्चन है ये भी 2 पार्ट में है। तो इसके पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें बोला जा रहा है हाउ आर टेक्स्ट फाइल डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल्स। जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो बाइनरी फाइल से किस तरीके से डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .txt और जो बाइनरी फाइल होती है इनकी एक्सटेंशन होती है .dat। इसके अलावा जो टेक्स्ट फाइल होती हैं इनमें डेटा स्टोर जो होता है वो ASCII फॉर्मेट में होता है और ये जो फाइल होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल फाइल होती हैं, मतलब कि इसको हम ईजिली रीड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से। और इसके अलावा जो टेक्स्ट फाइल होती हैं
इसमें जो लाइन टर्मिनेट होती है वो आपकी EOL कैरेक्टर से होती है। EOL की फुल फॉर्म होती है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, जो कि बेसिकली आपका बैकवर्ड स्लैश एन होता है। तो इससे जो है आपके टेक्स्ट फाइल में जो लाइन्स होती हैं वो टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाइनरी फाइल की, तो बाइनरी फाइल जो होती है उनमें डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। और ये फाइल जो है ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती है, मतलब कि इनको डायरेक्टली हम रीड नहीं कर सकते। इनको रीड करने के लिए जो हमें किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से डिफरेंस हो जाएगा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में जो है यहाँ पे बाइनरी फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है बाइनरी फाइल cinema.dat, मतलब कि सिनेमा के नाम से एक बाइनरी फाइल है और इसमें बोला जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में जो है इसमें डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे डिक्शनरी दे रखी है और डिक्शनरी की में देखिए यहाँ पे एम नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिस्ट टाइप की दे रखी है, जिसमें कि एम नेम दे रखा है और एम टाइप दे रखा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एम नंबर है वो क्या है, मूवी नंबर है, एम नेम जो है मूवी का नेम है और एम टाइप जो है वो मूवी का टाइप है। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कि आपको जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है फाइंड टाइप के नाम से, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक एम टाइप के नाम से पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद में डिस्प्ले कराएगा उन सभी रिकॉर्ड को बाइनरी फाइल से जिस मूवी की वैल्यू जो है एम टाइप से मैच कर रही है। मतलब कि मूवी का टाइप जो है यूजर एंटर करेगा और जो मूवी का टाइप एंटर करेगा तो उस टाइप की जितनी भी मूवी है आपकी बाइनरी फाइल में उन सबको जो है आपको डिस्प्ले करा देना है। इस काम को करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो है इन्होंने बताया नहीं है कि इस बाइनरी फाइल में कितने रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैं आपको जो है इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जिससे कि जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सिनेमा वाली फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से जो है मैंने डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा डाल दिया है। देखिए यहाँ पे जो है एम नंबर है, मतलब मूवी नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो एम नंबर है वो क्या है, एक तरीके की है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये की है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिस्ट पड़ी हुई है, तो लिस्ट के अंदर क्या है, मूवी का नेम है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मूवी का नेम हो जाएगा और मूवी का टाइप है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मूवी का टाइप दे दिया है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका बाइनरी फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कि इस तरीके से डिक्शनरी पड़ी हुई है जिसके अंदर मूवी नंबर है और जो मूवी नंबर है वो क्या है, की है, और उसके बाद में लिस्ट है पूरी जिसके अंदर आपका मूवी का नेम है और मूवी का टाइप है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो फंक्शन आप बनाएंगे वहां पे आप मूवी का टाइप एंटर करेंगे। सपोज कि आप एंटर करते हैं फैंटेसी, तो फैंटेसी कैटेगरी का जो भी रिकॉर्ड है वो आपका डिस्प्ले हो जाए, मतलब कि ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए और इसके अलावा ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। इस तरीके से ये काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस काम को आप करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फंक्शन का नाम लिख लेंगे। फंक्शन का नाम दे रखा है हमारा फाइंड टाइप और टाइप का टी कैपिटल है, तो इस तरीके से लिख देंगे। और इसके बाद में इसके अंदर डाल देंगे पैरामीटर जो कि है एम टाइप के नाम से वहाँ पे बोला गया था, तो इस तरीके से लिख देंगे एम टाइप। फिर कॉलन लगा के फंक्शन के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को, क्योंकि हमें जो है पिकल मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद जो है हम फाइल को ओपन करेंगे, तो हम बना लेंगे यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल ओबीजी के नाम से, और फिर जो है यहाँ पर ओपन मेथड लगाएंगे और यहाँ डाल देंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम है cinema.dat। इस तरीके से हमारी फाइल है और इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे आरबी मोड में, मतलब कि रीड मोड में ओपन करेंगे। और इसके बाद में जो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई ब्लॉक, क्योंकि हम जो है इस फाइल में से सारे रिकॉर्ड रीड करने वाले हैं। तो हमें नहीं पता इस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड है, हमें जो है एज्यूम करना है। हो सकता है इसके अंदर 10 रिकॉर्ड हो, 20 हो, जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे के सारे जो हमें चेक करने हैं। जहाँ पे भी एम टाइप की वैल्यू मैच करेगी तो वहाँ पे जो हमें क्या करना है, उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा देना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलर को, जो कि है ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई, इसके बाद में लगाएंगे हम यहाँ पे वाइल लूप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल और हम लिख देंगे फिर ट्रू, और इसके बाद में जो हम फाइल को रीड करेंगे, मतलब कि जो डेटा है उसको हम लोड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं कर देता हूँ पिकल डॉट लोड, और लोड के अंदर डाल देंगे हम फाइल ऑब्जेक्ट को। फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल ओबीजी के नाम से, तो हम जो है इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद में जो हम यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर आई इन डेटा, मतलब जो डेटा वाली डिक्शनरी है, क्योंकि देखिए क्या होगा, जो डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास पूरी डिक्शनरी आएगी, क्योंकि जो डेटा रखा हुआ है फाइल में वो डिक्शनरी के फॉर्म में है। तो एक एक करके सारी डिक्शनरी उठ के आएंगी। तो मतलब कि पहली बार जब लूप चलेगा तो डेटा वाले वेरिएबल के पास में पूरी डिक्शनरी आ जाएगी, और उसके बाद में जो हम उस डिक्शनरी को इटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आई के पास में जो है की जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो एम नंबर है वो क्या है, एक तरीके की है, और इसके पास में जो है पूरी ये लिस्ट है एज अ वैल्यू। तो इस केस में डेटा के पास में पूरी डिक्शनरी है, मतलब कि इस फॉर्मेट में डिक्शनरी होगी। लेकिन जैसे ही ये लूप लगाएंगे तो आई के पास में क्या जाएगा, आई के पास में सिर्फ और सिर्फ एम नंबर जाएगा, मतलब कि जो की वाला पार्ट है वो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आई के पास में एम नंबर आ चुका है। फिर इसके बाद में हम कंडीशन लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एम टाइप
इन डेटा आई। मतलब ये हुआ इस स्टेटमेंट का कि जो एम टाइप के पास में वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो अगर डेटा के की में है, मतलब जो डेटा वाली डिक्शनरी है, तो यहाँ पे जो आई है इसके पास में क्या आ गई, की आ गई। तो इस की जो वैल्यूज हैं अगर उनमें है तो उस केस में क्या करो, इस डिक्शनरी को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, प्रिंट डेटा, इस तरीके से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कर देंगे डेटा, और इसके बाद में आएंगे हम ट्राई के इंडेंटेशन में यहाँ पे, और हम लिख देंगे एक्सेप्ट, और फिर जो है एक्सेप्ट ब्लॉक में हम जो है फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे फाइल obj डॉट क्लोज, इस तरीके से कर देंगे। तो एग्जाम में जो है आपको बस इतना ही कोड लिख के आना है, इतना कोड आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जो है मैं इसको आपको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फाइंड टाइप, और इसमें जो है आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू मैं यूजर से एंटर करवा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ ए, और इसमें ले लेता हूँ इनपुट एंटर मूवी टाइप, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से। और इसके बाद में जहाँ फंक्शन कॉल करा है इसमें हम पास कर देंगे ए को। अब देखिए जो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ file2 वाले फोल्डर के अंदर। मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिसका नेम है 34 चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है मैंने, जिसके अंदर जो है मैंने बाइनरी फाइल को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसका नेम दे दे रहा हूँ मैं फाइंड टाइप। तो ये जो हमारी फाइल सेव हो गई है। अब जो है मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ सपोज की फैंटेसी, और एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें जो है नेम एरर देखने को मिल रहा है। जो फंक्शन का नेम है वो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, टाइप का टी कैपिटल नहीं करा है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं टाइप का टी कैपिटल, और अब जो है मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फैंटेसी, एंटर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फैंटेसी वाले 2 रिकॉर्ड थे वहाँ पे, दोनों डिस्प्ले हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए दूसरा टाइप मैं दूँ, सपोज कि यहाँ एंटर कर दे रहा हूँ मैं हॉरर। तो यहाँ पे देखिए हॉरर के नाम से भी 2 मूवी थी, दोनों के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम में जो है बस आपको इतना ही लिख के आना है। और देखिए यहाँ पर जो CBSE का सैम्पल पेपर है, इसके साथ में जो मार्किंग स्कीम आई है उसमें इसका आंसर देखिए गलत दे रखा है। आप लोग जो है उसको सही से चेक कर लेना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है उसमें कंडीशन वाले पार्ट में मिस्टेक है, मतलब कि यहाँ पे जो है लिस्ट को मान के कंडीशन दे दी गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के हिसाब से ही जो आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और ये क्वेश्चन भी देखिए 2 पार्ट में है। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया है डिफाइन द टर्म डोमेन विद रिस्पेक्ट टू RDBMS। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको जो है डोमेन को बताना है कि जो RDBMS में डोमेन होता है ये क्या होता है, और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। मतलब जो डोमेन आप समझाएंगे तो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो देखिए डोमेन को जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था जब मैंने आपको डेटाबेस वाला चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन है क्या, सेट ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक वैल्यू इन ईच रो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टेबल में किसी कॉलम की जो वैल्यूज़ होती हैं जिनको कि आप हर रो में डिफाइन कर सकते हैं, तो उन्हीं को डोमेन बोला जाता है। देखिए इसको जो है मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं आपको इसको टेबल की हेल्प से क्लियर करता हूँ। तो सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ डोमेन को, तो डोमेन क्या एक तरीके से डेटा टाइप है। किसी पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा टाइप होता है उसी को डोमेन बोला जाता है। जैसे कि ये टेबल है, तो यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर वाले कॉलम की अगर हम बात करें, तो इस कॉलम का मान लीजिए डेटा टाइप है वो मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आप टाइप करेंगे वो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, वो इंटीजर टाइप की होंगी। मतलब जब भी आप जो है रो में डेटा एंटर करेंगे, चाहे वो पहली वाली रो हो चाहे सेकंड वाली रो हो, किसी भी रो में जब आप डेटा एंटर करेंगे इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो इस तरीके से जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है डोमेन। मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा एंटर करवाया जा रहा है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है डोमेन। मैंने जो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है, मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट में जो है इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कबीर वांट्स टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इंसर्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड इन टेबल स्टूडेंट। मतलब कि जो कबीर है वो क्या करना चाहता है, पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से एक टेबल में रिकॉर्ड को एंटर कराना चाहता है। और टेबल का नाम दे रखा है कि टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। और डेटाबेस का भी नाम दे रखा है कि जो टेबल है स्टूडेंट वाली, ये स्कूल नाम से डेटाबेस है उसके अंदर है। तो इस टेबल के अंदर जो है कबीर को रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। और इसके बाद में देखिए नीचे डिटेल दे रखी है कि जो टेबल है उसके अंदर जो है आपका रोल नंबर वाला कॉलम है,
नेम वाला कॉलम है, डीओबी का कॉलम है और फी का कॉलम है। इस तरीके से 4 कॉलम है इस टेबल के अंदर और इनका डेटा टाइप भी यहाँ पे दे रखा है कि जो रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी डेट टाइप की है और जो फी है उसका डेटा टाइप है फ्लोट। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा टाइप भी डिफाइन कर रखे हैं। और इसके बाद में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे स्टैब्लिश की हुई है पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी। तो बेसिकली आपको ये काम जो है पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब आप कनेक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पे जो यूजर का नेम है वो रूट है, उसका जो पासवर्ड है वो टाइगर है और जो होस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, लोकल होस्ट रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो रोल नंबर है, नेम है, डीओबी है, फी है, इनको जो है आपको एक्सेप्ट करवाना है यूजर से। तो इस तरीके से काम करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, मतलब कि जो पाइथन का प्रोग्राम बनेगा वो आप किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आंसर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे MySQL कनेक्टर को, और इसको अगर आप चाहें तो रीनेम करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इतना भी लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रीनेम करके इंपोर्ट करेंगे तो इससे फायदा रहेगा कि जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको जो है इतना बड़ा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है आपको MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद में जो है आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहां पे अप्लाई करेंगे कनेक्ट मेथड को। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉन1। वेरिएबल का नाम देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली ये कनेक्ट करके जो कनेक्शन होगा उसको अपने पास स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे जो है कॉन1 लिख दिया है। जो कॉन1 अब एक तरीके का वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आप यहाँ पे कनेक्टर का नाम लिखेंगे, तो कनेक्टर को हमने रीनेम कर लिया है MySQL के नाम से, तो इसीलिए यहाँ पे MySQL लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे रीनेम नहीं करेंगे तो उस केस में क्या करना होगा, आपको ये पूरा जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे डॉट लगा के कनेक्ट फंक्शन लगाएंगे, मतलब जो कनेक्ट मेथड होता है उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप रीनेम कर लेंगे तो बस आपको इतना लिखना होगा और उसके बाद में लगा देंगे डॉट कनेक्ट। तो यहाँ पे कनेक्ट मेथड होता है एक, जिससे कि हम कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं। तो कनेक्ट मेथड लगा दिया है। अब इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट रहते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है होस्ट। तो सबसे पहले आपको होस्ट लिखना है, फिर इक्वल लगा के आप लिखेंगे लोकल होस्ट। और ये लोकल होस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने दे रखा था कि जो होस्ट है वो क्या है, लोकल होस्ट है। इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे होस्ट का नाम लोकल होस्ट लिख दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है, तो वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है हमारा यूजर, और यूजर भी इन्होंने बता रखा है कि यूजर का नाम क्या है, रूट है। तो इसलिए हमने लिख दिया है यूजर इक्वल रूट। इसके बाद में तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है पासवर्ड, और पासवर्ड भी देखिए यहाँ पे जो है गिवन है कि जो पासवर्ड है वो क्या रहेगा, टाइगर रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो पासवर्ड दे रखा हो वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्गुमेंट रहता है डेटाबेस, और देखिए डेटाबेस भी यहाँ पे दे रखा है, मतलब कि यहाँ मेंशन कर रखा था कि डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। तो इसीलिए यहाँ पे जो है लिख दिया है स्कूल। जो डेटाबेस आपको दे रखा हो उसी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। डेटाबेस लिखेंगे, इक्वल करके उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये 4 आर्गुमेंट जो है कनेक्ट मेथड में रहेंगे। और इसके बाद में जो है आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, मतलब कि जो कनेक्ट के बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट करी थी इसको क्लोज कर देंगे। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे रखी है। इसके बाद में हमें क्रिएट करना होता है कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करेंगे वो कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही करेंगे। तो बात करते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस तरीके से कोई भी वेरिएबल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बना दिया है माय कर्सर के नाम से। तो इसको जो आप एक तरीके का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एक तरीके का वेरिएबल कह सकते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप कॉन1, मतलब कि जो कनेक्शन है जिस वेरिएबल के पास में उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आप लिखेंगे डॉट कर्सर। ये क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके पास में कर्सर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो कर्सर ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आ जाएगा, इस माय कर्सर वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। मतलब कि अब जो माय कर्सर है ये क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो है रोल नंबर एंटर करवाना है, नेम एंटर करवाना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करवानी है और फीस एंटर करवानी है। और ये चीजें एंटर करवानी है आपको यूजर से। ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन में बोली गई है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और चारों में जो है वैल्यू यूजर से इनपुट करवा लेंगे। पहले कर लेंगे रोल नंबर के नाम से। रोल नंबर का टाइप दे रखा है इंटीजर, तो इसलिए यहाँ पे इंट फंक्शन को लगा देंगे। इसके बाद में नेम के नाम से वेरिएबल लेंगे, मतलब कि नेम को इनपुट करवा लेंगे। नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो इसलिए यहाँ पे सिंपली इनपुट को लगा दिया है। और फिर लेंगे डीओबी। डीओबी का टाइप भी हमने स्ट्रिंग रखा है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डेट। तो MySQL में डेट हम एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपको इस वेरिएबल में भी एंटर करवा लेनी है। इसके बाद में फी को इनपुट करवा लेंगे और फी का टाइप है फ्लोट, तो यहाँ पे फ्लोट फंक्शन लगा दिया है। तो इस तरीके से चारों की वैल्यू एंटर करवा लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए जो हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पे एक क्वेरी के नाम से वेरिएबल ले लिया है और इसके अंदर क्वेरी लगा दी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा कि इंसर्ट इनटू कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं,
टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे टेबल, कि स्टूडेंट वाले टेबल में जो हमें डेटा को इंसर्ट करना है। फिर इसके बाद में लिखा है हमने वैल्यूज, और वैल्यूज लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेथड का यूज करा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 प्लेस होल्डर पास कर दिए हैं, मतलब जितनी भी वैल्यू आपको डालनी है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज हमें डालनी है। तो यहाँ पे 4 प्लेस होल्डर लगा दिए हैं। जब भी आप फॉर्मेट मेथड का यूज करते हैं तो इस तरीके से जितनी वैल्यू डालनी है उतने प्लेस होल्डर लगा देंगे। उसके बाद में लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, और फिर जो है इन वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे पास कर देंगे, रोल नंबर, नेम, DOB एंड फी, मतलब इनकी वैल्यू जो हमें यहाँ पे आ जाएंगी, और वो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद में जो आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे, और क्वेरी एग्जीक्यूट होगी आपकी माय कर्सर की हेल्प से, मतलब कि जो हमने यहाँ पे कर्सर बनाया था इसी की हेल्प से क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। जब भी आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है तो जो कर्सर ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज करना पड़ता है, बिना कर्सर ऑब्जेक्ट के आप क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो इस तरीके से लिख दिया है माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट लिख देंगे, और उसके बाद में इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि इस क्वेरी को जो हमें एग्जीक्यूट करना है। अगर आप चाहें तो इस वेरिएबल को ना बना करके ये जो पूरा की पूरी कमांड है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कमांड है वो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, तब भी आपका सेम काम होगा। लेकिन कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटर ये रहता है कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करा दें। और देखिए इस काम को करने का एक दूसरा भी मेथड होता है, मतलब कि अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस काम को। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्वेरी के नाम से वेरिएबल बनाया है, फिर लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके बाद में जो वेरिएबल्स हैं उनको इस तरीके से पास कर देंगे। फिर वैल्यूज लिखने के बाद में यहाँ पे %s लिख देंगे, मतलब कि जितनी भी वैल्यू आपको पास करनी है उतनी बार आप %s लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम जो है %s लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू पास करनी है। और उसके बाद में जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे पहले क्वेरी वाला वेरिएबल लिखेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर जो आपके वेरिएबल्स हैं, ये जो 4 वेरिएबल्स हैं इनके नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो ऐसा करने से भी जो है आपका सेम ही काम होगा। तो चाहे तो आप ये मेथड यूज कीजिए या फिर जो है ये मेथड यूज कीजिए, दोनों से सेम काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अगर आप चाहें तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। और इतना करने के बाद में आप लगाएंगे कमिट मेथड को, इस तरीके से लिख देंगे con1 डॉट कमिट, मतलब कि जो वेरिएबल हमने बनाया था इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और फिर जो है कमिट मेथड को लगा देंगे। तो कमिट मेथड को इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली सेव हो जाए। फिर इसके बाद में जो आप चाहें तो मैसेज दे सकते हैं कि डेटा एडिट सक्सेसफुली, ये मैसेज ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और उसके बाद में जो आप यहाँ पे क्लोज मेथड को लगाएंगे, जो कौन बना है इसकी हेल्प से ही आप क्या करेंगे, क्लोज मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो इससे जो डेटा होगा वो आपके स्टूडेंट वाली टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी थी, तो चॉइस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चॉइस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी 2 पार्ट में है। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है गिव वन डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की, मतलब कि जो अल्टरनेट की होती है और जो कैंडिडेट की होती है इनमें जो आपको डिफरेंस बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए अगर हम बात करें जो भी ऐसी कीज होती हैं जिनके पास में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आपकी प्राइमरी की बन सकती हैं, तो उनको बोला जाता है कैंडिडेट की। और अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो जो भी ऐसी कैंडिडेट की होती हैं जो कि प्राइमरी की नहीं बनती हैं, तो उनको बोला जाता है अल्टरनेट की। मतलब ये एक टेबल है, तो उस टेबल में जितने भी ऐसे कॉलम हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, तो उन सारे कॉलम्स को आप बोलेंगे कैंडिडेट की। लेकिन उन कॉलम्स में से जो भी प्राइमरी की नहीं बनेगा तो उसको बोलेंगे आप अल्टरनेट की। जो कॉलम एलिजिबल तो है प्राइमरी की बनने के लिए लेकिन बना नहीं, तो ऐसे कॉलम को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ID है और रोल नंबर है, तो ये 2 कॉलम जो है ऐसे हैं जिनको कि आप प्राइमरी की बना सकते हैं। ये भी आपका प्राइमरी की बन सकता है और ये भी प्राइमरी की बन सकता है। प्राइमरी की के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइमरी की हम ऐसे कॉलम को बनाते हैं जो कि यूनिक हो, मतलब कि जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, तो ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की सेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ID भी जो है 2 बच्चों की सेम नहीं हो सकती और रोल नंबर भी 2 बच्चों के सेम नहीं हो सकते। तो इस तरीके से दोनों ही फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, यूनिक वैल्यूज आ रही हैं और दोनों ही एलिजिबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए। तो इन दोनों ही कॉलम को हम बोलेंगे कैंडिडेट की, मतलब कि ये भी आपका कैंडिडेट है और ये भी कैंडिडेट है। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम कैंडिडेट की। और अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमने इसको प्राइमरी की बना दिया और इसको नहीं बनाया, तो ये तो हो जाएगा आपका प्राइमरी की, लेकिन ये जो आपका बचा इसको आप बोलेंगे अल्टरनेट की, जो एलिजिबल तो है लेकिन आपने बनाया नहीं। तो ऐसे कॉलम को बोला जाता है अल्टरनेट की। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका अगेन
पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे बेस्ड है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरताज जो है उसने क्रिएट करी एक टेबल जिसका नेम है स्टूडेंट, और जिस डेटाबेस के अंदर करी है उस डेटाबेस का नाम है स्कूल। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल और डेटाबेस का नाम गिवन है, और इसके बाद में यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो रोल नंबर के नाम से है और इसका डेटा टाइप है इंटीजर, नेम के नाम से है और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, डीओबी के नाम से है, इसका डेटा टाइप है डेट, और फी के नाम से है जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। तो इस तरीके से वहाँ पे जो हम कॉलम्स दे रखे हैं जिनका डेटा टाइप यहाँ पे गिवन है, और साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की गई है माइस्क्यूएल और पाइथन के बीच में, तो वहाँ पे यूजर नेम है रूट, पासवर्ड है टाइगर और होस्ट है लोकल होस्ट। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो सरताज जब डिस्प्ले कराना चाहता है उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को जिनकी जो फीस है वो 5000 से ज़्यादा है। तो इस काम को करने के लिए जो आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। तो इसके आंसर को लिखने के लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माइस्क्यूएल कनेक्टर को जो है इंपोर्ट कर लेना है, और इसको अगर आप चाहें तो रीनेम करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रीनेम करके इंपोर्ट करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एडवांटेज इसका रहेगा। तो यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लिया है माइस्क्यूएल के नाम से इसको। इसके बाद में जो है यहाँ पे कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे, और कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए हम लगाते हैं कनेक्ट मेथड को। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है mysql.connect, और इसको स्टोर कर रहे हैं हम एक वेरिएबल में जिसका नेम है con1। तो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट रहते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट होता है होस्ट, और होस्ट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देंगे। इसके बाद में दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा यूजर, और यूजर भी आपको गिवन है कि यूजर का नेम जो है वो क्या है, रूट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रूट। इसके बाद में है पासवर्ड, पासवर्ड भी गिवन है, पासवर्ड का नेम है टाइगर, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है डेटाबेस, और डेटाबेस भी आपको यहाँ पे गिवन है कि डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। इसके बाद में जो कनेक्ट मेथड की पैरेंथेसिस लगाएंगे उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो कर्सर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैंने बोला था कि आपको क्या करना होता है, जो वेरिएबल यहाँ पे होता है मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है इसको आप लिखते हैं, और उसके बाद में डॉट लिख के आप लगाते हैं कर्सर मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस तरीके से con1 डॉट कर्सर। ऐसा करने से क्या होगा, जो कर्सर ऑब्जेक्ट होगा वो इस वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रखा है माय कर्सर, और इस वेरिएबल का भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो कर्सर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया है। अब जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो इस कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्वेरी। तो क्वेरी लगाने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है क्वेरी के नाम से, और इसमें लिख दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट मेथड का यूज करा है। तो पहले प्लेस होल्डर दिया है कि यहाँ पे जो फी है वो किससे ग्रेटर देन वो हो आपके ग्रेटर देन 5000। इस तरीके से लिख दिया है फॉर्मेट मेथड लगा के। तो जिनकी भी फीस जो है 5000 से ज़्यादा होगी उनके रिकॉर्ड को जो है क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। तो इस तरीके से जो आपको क्वेरी क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद में इस क्वेरी को हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है एग्जीक्यूट मेथड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और माय कर्सर क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करेंगे वो कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही करेंगे। तो इस प्रोग्राम में जो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया है वो बनाया है माय कर्सर के नाम से, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्वेरी का मतलब है इस वाले वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसके बाद में जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इससे हम डेटा को एक्सेस करेंगे। मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद में जो डेटा है वो भी हमें डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे। मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाए थे, fetch 1, fetch many एंड fetch all। तो यहाँ पे जो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, मतलब कि ऐसे सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं जिनकी जो फीस है वो 5000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे fetch all। हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से fetch all। जो माय कर्सर ऑब्जेक्ट है इसे लिखेंगे, फिर लगाएंगे डॉट fetch all, और इसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसका नाम हमने रख दिया है डेटा। यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद में जो डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास में जो डेटा आ गया है, मतलब कि जो रिजल्ट सेट आ गए हैं उनको हम एक्सेस करेंगे लूप की हेल्प से। तो यहाँ पे लगा देंगे लूप, हम लिखेंगे फॉर आई इन डेटा। तो जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास क्या आएगा, पूरा एक रिकॉर्ड आएगा, और उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। हम कर देंगे प्रिंट आई। फिर लास्ट में जो हम क्लोज मेथड को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे con1 डॉट क्लोज। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम रहेगा। बस इतना ही जो है आपको एग्जाम में लिख के आना है। इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या होगा, उन सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनकी जो फीस है वो 5000 से ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसी के साथ जो सैम्पल पेपर है आपका वो कंप्लीट हो गया है। इस सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और सबके आंसर्स को जो है मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करा है कि कोई आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो मुझे लग रहा है इस सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।